हेलो गाइस। तो हम विज़न आईएएस की दिसंबर मंथ की करंट अफेयर मैगज़ीन देख रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम जो पहला सेक्शन है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का उसको क्लियर करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक जो है वो है ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो प्लान कर रहे हैं कि जो अपनी जो प्रेजेंस है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बढ़ाएं। किस लिए? क्योंकि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऑडिट के लिए। ठीक है। अगर और देखें हम इस न्यूज़ के बारे में, तो हमें पता है कि जो ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड है वो एलोकेट किए जाते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। तो जो सीएजी हैं वो क्या कर रहे हैं, हैज़ प्रिपेयर्ड अ प्रपोजल, उन्होंने एक प्रपोजल प्रिपेयर किया है जिससे कि वो क्या करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में अपना ऑफिस ओपन करेंगे, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो अकाउंट्स हैं उनको मेंटेनेंस पे क्या कर सकते हैं, उसको सुपरविज़न कर सकते हैं और जो ऑडिट है उसको भी सुपरवाइज कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट में देखें हम, तो जो सीएजी की जो प्रेजेंस है वो स्टेट की जो कैपिटल्स है वहाँ पर है, और जो अकाउंटेंट जनरल का जो ऑफिस होता है उसमें, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए। तो स्टेट लेवल पे तो अभी प्रेजेंस है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाल फिलहाल नहीं है, जो कि सीएजी प्लान कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी प्रेजेंस पहुंचाई जाए। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट जो होते हैं वो तो क्या करते हैं, अपना जो फंड है वो कंसोलिडेटेड फंड से ड्रॉ करते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और स्टेट गवर्नमेंट के केस में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो इस स्टेट का होगा उसका। लेकिन जो पीआरआईज जो होते हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो अपना जो मनी है वो एक अलग सेपरेट फंड से मतलब लेते हैं, जो कि अलग से एक बैंक अकाउंट में रखा जाता है या फिर ट्रेजरी में रखा जाता है। ठीक है। तो वो कंसोलिडेटेड फंड से नहीं अपना जो मनी ड्रॉ करते। तो जैसा रिपोर्ट किया जा रहा है, जो सीएजी हैं वो उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो सुपरवाइज करेंगे, जो ना कि सिर्फ जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, मतलब सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो तो मतलब वो करते ही हैं सुपरवाइज, लेकिन जो कंसोलिडेटेड फंड और जो स्टेट ट्रेजरी है उसको भी वो क्या करेंगे, उसको भी वो सुपरवाइज करेंगे। अच्छा, जो पीआरआईज हैं वो किसके अंडर आते हैं? तो वो जो ऑडिट है, उनका जो ऑडिट है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज़ पावर्स एंड सर्विसेज ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971। तो 1971 का जो एक्ट है इसके अंडर क्या है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो क्या कर सकते हैं, जो ऑडिट जो पीआरआईज हैं उनका ऑडिट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम टाइमलाइन देखें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ऑडिट की, तो अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें, आज़ादी से पहले की, तो जो लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट था वो ऑडिट क्या करता था, जिसको पहली बार क्या 1880 में क्रिएट किया गया था, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनके अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए। ठीक है। और जो मतलब म्यूनिसिपैलिटीज़ और जो दूसरे जो लोकल फंड्स हैं, और किसके द्वारा होता था वो, ऑफिस ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जिसको कि एग्जामिनर ऑफ लोकल अकाउंट्स भी बोला जाता था, जो कि एक अटैच ऑफिस था ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल के अंडर में। ठीक है। उसके बाद रायपन जो रेजोल्यूशन था 1882 का, उसमें क्या किया गया कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको वुड डेवलप द म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस, तो उनको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा एज द म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस, जो कि सीधे डायरेक्ट कंट्रोल में आएंगे ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। फिर 1921 के रिफॉर्म्स में क्या हुआ कि जो ऑडिट जो है लोकल बॉडीज़ का वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया। ठीक है। तो जैसे हमें पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था उस समय, तो उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स सुझाए गए थे, जिसमें से एक रिफॉर्म ये भी था कि भाई जो लोकल बॉडीज़ हैं वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसी वजह से उनका जो ऑडिट है वो भी क्या, एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया। फिर उसके बाद हम देखें आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो थे 1992 के, उसमें जो ऑडिट और अकाउंट्स था वो जो है स्टेट के जो लॉ हैं उसके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग किया जाना था। अच्छा, अब हाल फिलहाल अगर हम बात करें जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है और उसके ऑडिट है उसके बारे में, तो उस वो देख लेते हैं। तो जो पार्लियामेंट है, हमें पता है पार्लियामेंट ने 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं वो 1992 में क्या किया, उनको पास किया, जिससे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये कंपलसरी हो गया कि वो क्या करें,
पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ अपनी स्टेट में स्टेबलाइज करें, ठीक है। अच्छा, और ये जो इंस्टीट्यूशंस जो थे, इनको क्या है, एज अ थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस के रूप में इंस्टीट्यूट किया गया, ठीक है। और इनको फंक्शंस, फंड एंड फंक्शनरीज प्रोवाइड करे गए। मतलब क्या क्या फंक्शन हैं, जैसे कि 11th शेड्यूल है, उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस बताए गए हैं। और 12th शेड्यूल जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो फंक्शंस हैं वो बताए गए हैं। तो इस तरीके से ये थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस बने। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो जो आर्टिकल 243J है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो स्टेट है वो किसी लॉ के द्वारा प्रोविज़न बना सकती है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन करें और उनका जो ऑडिटिंग हो वो किस तरीके से हो, तो उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है अंडर आर्टिकल 243J। और जो आर्टिकल 243Z है, वो क्या है, वो जो है म्यूनिसिपैलिटीज़, उसके बारे में स्टेट को पावर देता है कि वो लॉ के थ्रू जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनके अकाउंट्स और ऑडिटिंग के मामले में प्रोविजंस बना सकें। अब बात आती है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इनको ऑडिट करने की ज़रूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। पहली बात तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, ठीक है, जवाबदेही जो है उसको इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है। हमको पता है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसका एक बड़ा पार्ट किस में जाता है, लोकल बॉडीज़ को जाता है, बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट लेवल की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस वजह से जब अगर जो अकाउंट हैं उनको अगर हम ऑडिट नहीं करेंगे तो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो ऑडिट करके क्या कर सकते हैं, हम अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं लोकल जो बॉडीज़ हैं उनको। फिर दूसरा जो है इरेगुलर ऑडिटिंग, मतलब जैसे हमें पता है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो हैं वो लोकल फंड, मतलब जो ऑडिट की जाती हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं, बाई लोकल फंड ऑडिट बॉडी, ठीक है। और वो जो क्या होती हैं, वो जो एजेंसीज़ हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टीट्यूट अपॉइंट की जाती हैं। लेकिन बहुत केसेस में क्या होता है कि वो रेगुलरली जो है ऑडिटिंग करती ही नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं और भी अलग तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जैसे रेंट्स हो गया, टैक्सेस, फाइन्स, फीस, वो तो क्या है, वो ऑडिट सिस्टम जो है उसके एकदम बियॉन्ड ही चला जाता है। तो इसीलिए जो ऑडिटिंग है वो काफ़ी इरेगुलर है, ये एक दूसरा पॉइंट है। फिर ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। तो हमें पता है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंडिंग जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो इन्वॉल्व होती है, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू उन पे फंडिंग आती है, उसके अलावा म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के थ्रू आती है, तो उसमें क्या हो, ऑडिट करने से क्या होगी, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी उसमें। फिर उसके अलावा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमें पता है कि जो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो अगर उनकी ऑडिट की जाएगी तो उससे क्या होगी, जो क्वालिटी है जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, वो इंश्योर की जा सकती है। उसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी ऑडिटिंग ज़रूरी है, ठीक है। तो जिससे कि पब्लिक को नॉलेज हो कि किस तरीके से उनकी जो PRIs हैं वो वर्क कर रही हैं। अच्छा, चैलेंजेस की बात करें अगर हम, तो ऑडिटिंग करने में चैलेंजेस क्या आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्टाफ है उसकी शॉर्टेज है, और जो है भी स्टाफ उसके पास भी वो स्किल्स नहीं है जिससे कि जो अकाउंट जो है वो मेंटेन किया जा सके सही से। फिर दूसरा, लैक ऑफ रेगुलर ऑडिटिंग बाई लोकल ऑडिट अथॉरिटी। तो वही जो ऑडिट अथॉरिटी है उसके द्वारा रेगुलर ऑडिटिंग ना किया जाना, ये एक चैलेंज है। फिर बैंक अकाउंट या फिर ट्रेजरी अकाउंट। तो हमें पता है कि जो PRIs जो हैं वो कहाँ से अपना मनी ड्रॉ करते हैं, वो एक सेपरेट फंड अकाउंट से करते हैं जो कि या तो बैंक में होता है या फिर वो ट्रेजरी में, जो कि जिनको ऑडिट किया जाना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर लोकल ब्यूरोक्रेसी की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम है, और उनके पास जो स्किल है जो उस डाटा को मेंटेन करने के लिए, वो भी प्रॉपर तरीके से है नहीं। तो ये चैलेंजेस हैं ऑडिटिंग में। इसके पहले हम और क्या देख लेते हैं, केस स्टडी देखते हैं जो कि मैलोर की है इन कोलार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ऑडिट स्क्रूटनी हुई थी रिकॉर्ड्स की 2001 से 2003 की, जिसमें क्या पाया गया कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो था तालुक पंचायत का, उसने क्या किया, उसमें जो ऑडिटिंग है उसमें डिस्क्लोज हुआ कि भाई जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो था उसने 1.74 करोड़ का जो फंड है उसको इधर उधर किया है, ठीक है। और उसके किस तरीके से, बाई प्रेफरिंग फ्रॉडलेंट क्लेम्स। तो जो फ्रॉड क्लेम्स थे उनको प्रेफर करके, और मतलब इस तरीके से 1.74 करोड़ के जो फंड्स थे उसको मिस अप्रोप्रिएट किया। तो ये ऑडिट करने से हमें ये पता लग गया।
ठीक है? तो इसी तरीके से ऑडिटिंग से हम क्या कर सकते हैं, जो बहुत सारे जो घोटाले हो रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं या फिर उनका पता लगाया जा सकता है। अब बात आती है कि किस तरीके से वेज टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है। पहली चीज़ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जा सकते हैं। जो सीएजी हैं वो क्या करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं मतलब किस तरीके से अकाउंट्स को रखना है, उनका फॉर्मेट, वो एक तरीके से उसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाई जा सकती है। ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट हैं उनके अकाउंट्स किस तरीके से वो रखें, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, तो वो सीएजी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा, डेडिकेटेड एजेंसी बनाई जा सकती है उसको ऑडिट करने के लिए। जैसा कि हमें पता भी है कि जो 11th फाइनेंस कमीशन जो थी, उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि एक लोकल फंड ऑडिट या फिर कोई दूसरी एजेंसी बनाई जाए जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, जो लोकल बॉडीज़ के जो ऑडिट हैं उसको करने के लिए, ठीक है। और वो किसके अंडर काम करे, वो अंडर द टेक्निकल गाइडेंस ऑफ सीएजी, ठीक है। तो सीएजी के टेक्निकल और जो गाइडेंस है उसके सुपरविज़न के अंदर वो एजेंसी काम करे। तो एक डेडिकेटेड एजेंसी की ज़रूरत है। उसके अलावा सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट मतलब जो ऑडिट होना ही ज़रूरी नहीं है, उसकी जो रिपोर्ट होती है ऑडिट रिपोर्ट, उसको सबमिट किया जाना चाहिए कहाँ पर, बिफोर द कमिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर में जो कमिटी होगी उसको वो रिपोर्ट सबमिट की जानी चाहिए। जिस तरीके से हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं जो सीएजी करते हैं, वो पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है वो उसको स्क्रूटनाइज करती है। इसी तरीके से जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको भी क्या करना है कि जो ऑडिट रिपोर्ट हैं इसको अपने सुपरवाइज करे या फिर स्क्रूटनाइज करे। फिर स्किल अपग्रेडिंग, तो हमें पता है कि जो स्किल्स है वो प्रॉपर लेवल पे है नहीं उन अकाउंट्स को रखने के लिए, तो उनकी स्किल को अपग्रेड किया जाए, ठीक है। उसके अलावा सोशल ऑडिट भी होना ज़रूरी है, तो सोशल ऑडिट को डेवलप किया जाए जिससे कि जो पीआरआईज का जो मैकेनिज़्म है वो और बेहतर हो सके। उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को भी हम इसमें मेंटेन कर पाएँ। अब अगला जो टॉपिक है वो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो अभी न्यूज़ में क्यों आया, हमें पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने क्या किया अभी हाल ही अपनी एक जजमेंट में ऑब्जर्व किया कि भाई जो डेलीगेटेड जो लेजिस्लेशन होते हैं ना, वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा अगर वो अपना जो पेरेंट एक्ट है उसके सिंक में नहीं है तो, ठीक है। मतलब जो पेरेंट एक्ट है जिसके अंडर वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाया जा रहा है, अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो किसी भी तरह से इफ़ेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर हम देखें न्यूज़ का, तो ये केस जो है वो एक तरीके का अपील है जो कि केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अपील की थी अगेंस्ट द स्टेट हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील करी। और किसके खिलाफ करी, मतलब स्टेट हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ। और डिसीजन किस केस में, जो केरला इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2014, ये जो लेजिस्लेशन है, मतलब एक तरीके का ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ही है, उसके उसका जो डिसीजन जो स्टेट हाई कोर्ट ने दिया उसके खिलाफ जो केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसने सुप्रीम कोर्ट में एक केस मतलब एक अपील फाइल करी, ठीक है। तो इस रूलिंग जो आई है उस रूलिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो किसी भी तरीके से जो पेरेंट एक्ट है उसके परव्यू के बियॉन्ड ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब उसके अंडर ही उनको आना पड़ेगा, उसके बाहर अगर उनके प्रोविजन जा रहे हैं तो वो एक तरीके से अल्ट्रा वायरस, मतलब एक तरीके से मतलब वो वायलेट, मतलब कह सकते हैं कि उनको माना नहीं जाएगा, ठीक है। वो किसी भी तरीके से इफेक्ट में नहीं आएंगे। तो वही कि इफ़ इट डज इट इज़ अल्ट्रा वायरस एंड कैन नॉट बी गिवन एनी इफेक्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ये क्या है, इन मतलब जो कि रूल्स और रेगुलेशंस जो फॉर्म किए जाते हैं सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी के द्वारा, वो एक तरीके से सप्लांट करने के लिए नहीं है बल्कि सप्लीमेंट करने के लिए हैं जो पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट है उसको, मतलब जो एक एक्ट बन रहा है उसको कुछ सप्लीमेंट करने के लिए। तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किया जा सकता है लेकिन उसको सप्लांट मतलब कोई नई चीज़ अलग से जोड़ने के लिए उसको यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या आखिर में। तो देखो होता क्या है, जो पार्लियामेंट होती है वो एक एक्ट पास करती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, तो वो तो एक्ट बना दिया, उसमें कुछ अलग अलग प्रोविजंस होंगे, ठीक है। अब होता क्या है ना कि एक बार में तुम सारी रूल्स रेगुलेशंस और वो सब एक बार में पूरा एक्ट में नहीं उतार सकते, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि एक तरीके का एक फ्रेमवर्क
के रूप में उस एक्ट को पास कराया जाता है, और जो गवर्नमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसको ये पावर दी जाती है कि आप इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं या जो गाइडलाइंस हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो बाद में आप नोटिफाई कर सको। तो जो बाद में जो रूल्स और जो रेगुलेशंस बनाए जाते हैं किसी एक्ट के अंडर, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो इसमें क्या दे रखा है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज गिवन पावर्स बाय प्राइमरी लेजिस्लेशन टू मेक लॉज इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट एंड एडमिनिस्टर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्राइमरी लेजिस्लेशन। तो प्राइमरी जो लेजिस्लेशन है, मतलब जो एक्ट है, उसी के द्वारा ये पावर दी जाती है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को कि भाई वो क्या कर सकते हैं, वो लॉ बना सकते हैं उस एक्ट को और ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, फिर जो पार्लियामेंट जो है वो क्या करती है, वो इनेबल करती है किसी और को, मतलब जो लॉ बनाने का काम है वो पार्लियामेंट का है, लेजिस्लेचर का है, लेकिन इसके थ्रू, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के थ्रू, वो किसी और को, और किसी और को मतलब गवर्नमेंट को ये अलाउ करती है कि वो लॉ बना सकती है, रूल्स बना सकती है। ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें हमें पता है लेजिस्लेटिव पावर किसको दी गई हैं, लेजिस्लेचर को दी गई हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करता है, इसके थ्रू जो पावर है लॉ बनाने की वो उसको यूज़ करता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि हमें पता है कि समय की काफ़ी कमी रहती है, हमें पता है जब जो पार्लियामेंट जब चल रही होती है तो वहाँ पे समय की बहुत कमी होती है, तो जिसकी वजह से जो कोई एक्ट आता है तो उसके हर एक पॉलिसी, मतलब हर एक उसके प्रोविज़न पे वहाँ पे डिस्कशन नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो टास्क है वो डेलीगेट किया जाता है एग्जीक्यूटिव को कि भाई तुम रूल्स और रेगुलेशंस बना पाओ बाद में। ठीक है, अच्छा, उस अब हम देखते हैं कि जो कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसको इनवैलिड किया जा सकता है। पहला, अगर वो किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट्स को या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट कर रहे हों। ठीक है, जो रूल्स और रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं वो अल्ट्रा वायरस हों टू द पेरेंट एक्ट, मतलब जो पेरेंट एक्ट है उसके सिंक में ना हो, उसके खिलाफ हों या फिर उससे अलग हों, तो तब हो सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला ही है अभी। फिर जो एग्जीक्यूटिव है डिड नॉट हैव द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, अगर वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ही नहीं है उस मामले में तो भी वो नहीं माना जाएगा। फिर जो अगर वो जो लेजिस्लेशन है वो अगर वो आर्बिट्ररी है या फिर वो अनरीजनेबल है तब, और जो ये लेजिस्लेशन हो वो कैन नॉट प्रोवाइड फॉर अ रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन, मतलब वो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि मतलब पास्ट को लेकर कोई प्रोविज़न उसमें नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि जो पेरेंट जो एक्ट है उसमें वो लिखा ना हो एकदम। ठीक है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो लेजिस्लेचर है वो कैन नॉट डेलीगेट इट्स एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन, मतलब जो एकदम जैसे एक्ट बनाने का जो फंक्शन है लेजिस्लेचर का, वो उतने हाई लेवल पे भी वो डेलीगेट नहीं कर सकती। ठीक है ना, किसको, एग्जीक्यूटिव को। अब हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट जो केसेस हैं इस मामले में, तो अभी हमें पता है हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, मतलब जजमेंट क्या, उन्होंने जो अपहेल्ड किया वैलिडिटी को, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो किया गया था सेंटर के द्वारा इन द केस ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो नोटबंदी जो हुई थी 2016, वो भी एक तरीके का क्या था, वो भी एक तरीके का डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ही था जिसकी वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करी अभी। फिर दूसरा जो सेंट जॉन्स टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वर्सेस रीजनल डायरेक्टर एनसीटी 2003 का जो केस है, इसमें ये माना सुप्रीम कोर्ट ने कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ये क्या एक नेसेसरी ईवल है, मतलब ये ज़रूरी है और एंड एन अनफॉर्चुनेट बट इनएविटेबल इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मानते हैं कि भाई जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको तो एक तरीके से वायलेट करता ही है। क्यों, क्योंकि पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी, ये तीन ऑर्गन्स हैं और इनके बीच में क्या है, पावर जो है सेपरेट है। तो जो लॉ बनाने की पावर तो लेजिस्लेचर के पास है, लेकिन ये क्या करता है, एग्जीक्यूटिव को वो पावर देता है। तो एक तरीके का ये क्या करता है, सेपरेशन ऑफ पावर को इन्फ्रिंज करता है। लेकिन उसके अलावा फिर भी ये ज़रूरी है जिससे कि हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से उस एक्ट को, उसके प्रोविजंस को हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये माना। फिर डीएस गरेवाल वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर जो है, इस केस में क्या है, कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो आर्टिकल 312 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जो पावर है उसके साथ। ठीक है,
तो हमने ये देख लिया। अब बात आती है कि पर्पस क्या है, मतलब इस जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है इसका पर्पस क्या है। तो पहली बात तो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे कि किसी भी तरह का अगर चेंज अगर करना है या फिर कोई और प्रोविज़न जो उस समय एक्ट में रह गया था अगर वो एक लेके आना है तो रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू वो लाया जा सकता है। दूसरा जो पार्लियामेंट है उस पे प्रेशर को रिड्यूस करता है। वैसे ही बहुत सारा काम होता है पार्लियामेंट के पास, बहुत सारे लॉज, बहुत सारे जो एक्ट्स हैं उनको पास करना, उन पे डिस्कशन करना। तो किसी एक एक्ट के बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कशन नहीं हो सकता, तो इसके थ्रू क्या होता है जो पार्लियामेंट पे जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर डिसेंट्रलाइज्ड एंड सेक्टर स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन मेकिंग। अब होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे एक्ट होते हैं जो कि किसी सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। अब उनके ऊपर जो मतलब जो रूल्स बनाए जाएंगे, रेगुलेशन बनाए जाएंगे, वो इतने ज़्यादा डीप में या डिटेल में होते हैं कि वो पार्लियामेंट का उसमें मतलब वो होती नहीं है उतनी, ना तो इंटरेस्ट है ना एक्सपर्टीज़ है। तो वो गवर्नमेंट के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है कि इससे रिलेटेड तुम क्या बना लेना, रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेना, ठीक है। फिर उसके अलावा जैसे कि सेबी एक्ट है 1992 का या फिर फीमा एक्ट है 1999 का, ये इसी तरह के एक्ट थे जिनके रूल्स के थ्रू बाद में इनके जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए। फिर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स। हमें पता है कि अब क्या हो रहा है, हाल फिलहाल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या है, और ज़्यादा पावर्स चाहिए अथॉरिटीज़ को किसी भी जो एक्ट है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये क्या है, पर्पस है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। अब इश्यूज़ क्या हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में। तो पहला इशू ये है कि लो स्क्रूटनी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इनकी जो स्क्रूटनी है वो काफ़ी कम होती है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है, मतलब दोनों ही हाउसेज में, पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में एक स्टैंडिंग कमेटी है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पे। वो स्टडी करती है रूल्स को, ठीक है, और एक्सपर्ट की एडवाइस लेती है, पब्लिक ओपिनियन लेती है, और वो रिपोर्ट क्या करती है, हाउस को सबमिट करती है। लेकिन होता क्या है ना कि ये जो रिपोर्ट जो सबमिट की जाती है उसके ऊपर किसी तरीके का डिस्कशन या फिर उसकी स्क्रूटनी नहीं होती है। जैसे कि हम देखें कि एक जो स्टडी है वो ये शो करती है कि 2008 से लेकर 2012 के बीच में 101 जो पीसेज हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के, आउट ऑफ टोटल 6985 को ही स्क्रूटनाइज किया गया था। मतलब देखिए कितना कम जो आपके जो लेजिस्लेशन है उनको स्क्रूटनाइज किया जाता है इन कमेटी के द्वारा। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें कि जो मतलब जो रूल्स और रेगुलेशन जो नोटिफाई किए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी से आज के समय हो रहा है। मतलब एक एक्ट लाया जाता है लेकिन उस एक्ट में कुछ भी ज़्यादा प्रोविजंस होते नहीं हैं, वो सारे के सारे प्रोविजंस किसके थ्रू लाए जाते हैं, वो रूल्स और रेगुलेशन जो बाद में गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। तो ये एक मतलब बात है चिंता की। फिर अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट के अगेंस्ट है। कैसे कि जो इसमें क्या होता है कि अब डेमोक्रेसी में तो पता है कि जो पीपल, मतलब जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए लोग हैं उनको हक दिया गया है किसी भी तरह का कानून बनाने का। लेकिन इसमें जो अनइलेक्टेड जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, वो रूल मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल मोटिव हैं वो भी क्या है, एक रोल प्ले करते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में, ठीक है। तो हमें पता है कि जैसे कि जो पॉलिसी मेकर्स कौन है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो जो रूल्स जो बनाएंगे वो कौन बनाएंगे, वो ब्यूरोक्रेट्स बनाएंगे। लेकिन वो क्या है, वो अनइलेक्टेड पर्सन है। तो ये डेमोक्रेसी के स्पिरिट के खिलाफ हो जाता है। फिर अब्यूज़ ऑफ रूलिंग मेकिंग पावर्स बाय द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। मतलब जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो क्या करता है, वो एक तरीके से जो पावर जो है एग्जीक्यूटिव की उसको अब्यूज़ भी कर सकते हैं। जब क्या हो, मतलब फेलियर टू ओवरसी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन लीड टू एब्रोगेशन अब्यूज़ ऑफ रूलिंग मेकिंग पावर बाय द एग्जीक्यूटिव। अगर इसको अच्छे से ओवरसी ना किया जाए तो इससे क्या हो सकता है, पावर को अब्यूज़ भी किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा ओवरलैपिंग ऑफ द फंक्शन। अब हमें पता है कि जो लेजिस्लेचर है उसका भी काम रूल बनाना है या फिर लॉ बनाना है, और इस केस में तो एग्जीक्यूटिव के पास भी वो पावर आ जाती है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, फंक्शन का ओवरलैपिंग हो रही है। सजेशन अगर हम देखें इसमें क्या हो सकता है, तो पहला तो ये है कि जो पार्लियामेंट जो प्रोसीजर है उसको अमेंड किया जाए। मतलब जो पार्लियामेंट प्रोसीजर है उसमें अमेंड करके ये किया जाए कि जो हर एक जो रूल जो बनाया जा रहा है किसी भी एक्ट के अंडर थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, उसको वोट किया जाए, ठीक है। वोट किया जाए उस हर एक रूल को पार्लियामेंट के द्वारा। फिर दूसरा, एक एडिशनल वर्किंग कमेटी बनाई जाए
अंडर द स्टैंडिंग कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, मतलब ये जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है इसके अंडर क्या बनाई जाए, एक एडिशनल वर्किंग कमेटी बनाई जाए जिसमें जो लीगल और जो पॉलिसी एक्सपर्ट जो हैं वो एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करें वो सारे रूल्स की, और उसके बाद फिर उसको क्या किया जाए, पार्लियामेंट के सामने प्लेस किया जाए। फिर रीजंस फॉर द डिले, अब क्या है कि अगर जो रूल्स हैं, अगर वो रूल्स बनाने में अगर 6 महीने से ज़्यादा का समय लग रहा है, उस एक्ट के मतलब उस एक्ट को लागू होने के 6 महीने के अंदर अगर रूल्स नहीं बन रहे हैं तो क्या किया जाना चाहिए, वो रीज़न डिले का मांगा जाना चाहिए। फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एमपीज एंड कमिटी, तो ये होना चाहिए, मतलब जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है, अगर क्या हो कि कोई एमपी अगर उसको रेफ़र करे तो मतलब किसी मतलब एमपी जो है अगर उसको कमेटी को रेफ़र करे तो उसका क्या होना चाहिए, उसका मैंडेटरी उसका एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है, और उसकी जो रिपोर्ट है उसको हाउस में सबमिट किया जाना चाहिए ना टाइम बाउंड मैनर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उस ये सजेशंस उसके हो जाएंगे। फिर जो अगला टॉपिक है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। तो न्यूज़ में क्यों आया कि अभी क्या हुआ, रिसेंटली एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। तो मतलब सिलेक्शन कमेटी फॉर्म करने के मामले में एक प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। पहली बात तो प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है यही देख लेते हैं। तो कोई भी बिल जो कि किसी मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है अदर देन अ मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर के अलावा किसी भी मेंबर के थ्रू, या तो वो रूलिंग पार्टी का मेंबर हो सकता है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है, या फिर वो अपोजिशन का हो सकता है, किसी का भी हो, अगर वो मिनिस्टर नहीं है तो जिस अगर जो मिनिस्टर नहीं है उसके द्वारा जो बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस और डिस्कस सिर्फ फ्राइडे को किया जा सकता है, उसके अलावा इसको एडमिट करना या नहीं वो राज्यसभा के केस में चेयरमैन के ऊपर है, वो डिसाइड करते हैं, और लोकसभा के केस में स्पीकर के मतलब हाथ में वो डिसाइड करते हैं। और अभी तक 1970 से हम देखें तो कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल कोई एक्ट नहीं बना है अभी तक, ठीक है, 1970 से, ठीक है। और अगर इस न्यूज़ के बारे में और हम देखें तो ये बिल क्या करता है, ये एक तरीके से अपॉइंटमेंट प्रोसेस है इलेक्शन कमिश्नर्स की, उसको इंसुलेट करने का काम करता है, मतलब काम इसमें प्रोविजंस दे रखे हैं उसके लिए। और ये मैंडेट करता है कि किसी भी तरीके का पोस्ट रिटायरमेंट जॉब ना मिले इलेक्शन कमिश्नर्स को, मतलब जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। उसके अलावा ये जो है मतलब ये क्या करता है, जो मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिला के उसको अपॉइंट किया जाना चाहिए बाय पीएम लेड पैनल, ठीक है, एक मतलब पीएम के द्वारा लेड एक पैनल वो क्या करे, इनको अपॉइंट करे। उस पैनल में कौन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर हों, यूनियन होम मिनिस्टर हों, 2 सीनियर मोस्ट जज हों सुप्रीम कोर्ट के, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों, उसके अलावा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में और लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में वो हों। तो ये जो कितना ये 6 मेंबर का जो पैनल है ये क्या करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा उनका। फिर ये बिल ये भी प्रोवाइड करता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका 6 ईयर का टेन्योर मतलब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर है वो 6 साल का हो, और रीजनल कमिश्नर का टेन्योर कितने का हो, 3 साल का हो, ठीक है। उसके अलावा अच्छा ये जो बिल है वो अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हियरिंग करी थी ऑन द रिफॉर्म्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, उनके रिफॉर्म्स के ऊपर हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मतलब क्या क्वेश्चन कर रहा है गवर्नमेंट से, वो क्वेश्चन कर रहा है ऑन द मेथड टू पिक द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब किस मेथड से आप उन्हें पिक करते हो। उसके अलावा उन्होंने रीज़न भी मांगा है कि आपने किसी तरीके का लॉ इसको रेगुलेट करने के लिए अपॉइंटमेंट को अभी तक क्यों नहीं लेके आए आप, ठीक है। अगर हम अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो हमें पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 324 क्या करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है और बोलता है कि ईसीआई क्या है, एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी यूनियन और स्टेट इलेक्शन को कराने के लिए, ठीक है। फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये किस किस के इलेक्शन कराती है, लोकसभा के, राज्यसभा के, फिर उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनके, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। तो ये जो सारे इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। और जो इलेक्शन कमीशन
कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991, ये जो एक्ट है ये क्या करता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर इनका जो टेन्योर है वो 6 साल का फिक्स करता है, या फिर एज के हिसाब से बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 65, मतलब 65 ईयर्स और 6 ईयर्स, इन दोनों में से जो पहले हो जाए वो टेन्योर है। और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये क्या करते हैं, वो सेम स्टेटस और सैलरी जो है वो रिसीव करते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है। उसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करा जाता है, क्योंकि उनको उसी तरीके से ही रिमूव किया जाता है जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को, ठीक है। तो ये एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और जो कंडीशन, मतलब जो सर्विस कंडीशन है वो किसी भी तरीके से उनके डिसएडवांटेज में नहीं की जा सकती हैं उनके अपॉइंटमेंट के बाद, ये भी है। उसके अलावा जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या फिर रीजनल कमिश्नर हैं उनको, मतलब किस उनको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन किसके थ्रू, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रोवाइड किया जाता है वो, और दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं या फिर रीजनल कमिश्नर हैं उनके पास वो सिक्योरिटी, उतनी सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि इनको हटाने के लिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो रिकमेंडेशन है वही काफ़ी रहती है। इनका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है अपॉइंटमेंट के, तो आर्टिकल 324 क्लॉज 2 जो है वो प्रेसिडेंट को ये एम्पावर करता है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकें। उसके अलावा आर्टिकल 324 क्लॉज 2 जो है वो प्रेसिडेंट को ये मतलब क्या करता है, इसलिए भी एम्पावर करता है कि वो जो नंबर ऑफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको भी फिक्स कर सकते हैं टाइम टू टाइम, मतलब उनके ऊपर है वो कितने इलेक्शन कमिश्नर्स रहें, वो 2 रहें, 4 रहें या फिर 1 भी ना रहें। तो इसके लिए भी वो ये जो है आर्टिकल है वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है। जैसे कि हम बात करें कि जो स्ट्रेंथ की जब हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, तो 25 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक क्या था, सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही काम करते थे पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक ये जो है 3 मेंबर बॉडी की तरह काम किया इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें कि एक तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो और 2 इलेक्शन कमिश्नर। उसके अलावा बाद फिर क्या हुआ कि 2 जनवरी से लेके 30 सितंबर तक क्या हुआ, सिर्फ एक ही, मतलब 2 जनवरी से 30 सितंबर 1993 तक सिर्फ एक ही जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने मतलब काम किया, ठीक है। मतलब जो 3 मेंबर बॉडी बनाई गई थी उसको दोबारा से सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 के बाद तो क्या है, 3 मेंबर बॉडी ही वो बना दी गई और अभी तक वैसे ही चल रही है, जिसमें कि एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर। अब इश्यूज़ क्या हैं अपॉइंटमेंट और रिमूवल के रिलेटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के मामले में, वो देख लेते हैं। तो पहला इशू ये है कि रोल ऑफ रूलिंग पार्टी। तो हमें पता है कि हाल अभी जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव के थ्रू किया जा रहा है, मतलब एग्जीक्यूटिव का मतलब जो गवर्नमेंट के थ्रू, और गवर्नमेंट किसकी है, जो रूलिंग पार्टी है उसकी। तो इसमें क्या है, जो पूरा उन्हीं के हाथ में वो डिस्क्रिशन है कि वो किसको चूज़ करें फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और इसमें फिर कई बार ये भी हो जाता है कि वो उन लोगों को चुनकर लेके आएँ जो कि उनके लिए लॉयल हैं, ठीक है। तो ये एक इशू आ जाता है इसमें। दूसरा जो है कि इसमें किसी भी तरह की कोई क्वालिफ़िकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी क्वालिफ़िकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी है कि इतनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के लिए। फिर डिफरेंस इन रिमूवल, मतलब हमें पता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको तो मतलब आर्बिट्री तरीके से रिमूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको सिर्फ उसी तरीके से रिमूव किया जा सकता है जिस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जा सकता है। लेकिन इसी सेम तरीके की जो प्रोटेक्शन है वो इलेक्शन कमिश्नर्स को नहीं प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कराने के लिए सिर्फ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी रिकमेंडेशन ही काफ़ी है। उसके अलावा ट्रंकेटेड टेन्योर्स, मतलब अभी तक देखें 2004 के बाद अभी तक कोई भी ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आए जिन्होंने पूरा 6 साल का अपना टेन्योर पूरा किया हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है वो कुछ भी बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल तरीके से नहीं कर पाते हैं अपने टेन्योर में, क्योंकि टेन्योर इतना छोटा होता है। उसके अलावा साइलेंस ओवर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब,
तो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब है उसके ऊपर अभी साइलेंस है, मतलब कोई ऐसा प्रोविज़न है नहीं देखा जाए तो। जैसे कि इलेक्शन कमीशन, कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट ऑफ 1991 है, वो किसी तरह की कोई बात नहीं करता कि जो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या फिर इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके मतलब पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा ये भी मतलब किसी तरीके से प्रोहिबिट नहीं किया गया है अभी तक किसी भी एक्ट में कि ये जो हैं चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते, मतलब वो आराम से कर सकते हैं, अभी ऐसा उसके खिलाफ कोई प्रोविज़न नहीं है। अगर वे फॉरवर्ड देखें तो क्या हो सकता है, तो पहला तो ये है कि कॉलेजियम सिस्टम एक लेकर आया जाए। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब क्या है, एक पैनल ऐसा बने जो कि डिसाइड करे कि अपॉइंटमेंट जो हो इलेक्शन कमिश्नर का वो किस, मतलब वो एक पैनल डिसाइड करे, ना कि प्योरली कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो हमने देखा जैसे कि इस प्राइवेट मेंबर बिल में भी एक पैनल सजेस्ट किया गया था जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स थे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हों या फिर अपोजिशन पार्टी के लीडर हों या फिर प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, तो इस तरीके का कॉलेजियम बनाया जाए, ये एक तरीका हो सकता है। फिर दूसरा पोस्ट रिटायरमेंट के मामले में किया जाना चाहिए कुछ, क्या कहना चाहिए कि जैसे कि दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म पे 1990 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उसकी रिकमेंडेशन ये थी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर है उनको किसी भी तरीके का जो फर्दर ऑफिस है उसके लिए वो एलिजिबल ना हो, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में। और यही किसके लिए, मतलब वो गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए भी उन्होंने बोली थी ये बात। और जो इलेक्शन कमीशन है वो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए एलिजिबल हो, ना कि कोई और दूसरे काम के लिए, ठीक है। तो ये किया जा सकता है। फिर अडॉप्टिंग 255th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट रिकमेंडेशन, तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो 255वीं रिपोर्ट है उसकी रिकमेंडेशन हम माने तो उसमें क्या क्या था कि भाई इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए जो सारे मेंबर्स को, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं दोनों को ही सेम तरीके की प्रोटेक्शन प्रोवाइड होनी चाहिए। फिर जो सिलेक्शन, मतलब जो अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस है उसमें क्या होना चाहिए, एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा वो कंसल्ट किया जाना चाहिए, मतलब एक सिलेक्शन कमेटी हो, वो सिलेक्शन कमेटी क्या करे, वो सेलेक्ट करे अपॉइंटमेंट के लिए इलेक्शन कमिश्नर्स को। फिर एक परमानेंट और एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट जो है वो बनाया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, जिससे कि जो इंडिपेंडेंस है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है CBI's कन्विक्शन ऑफ केस कमिंग डाउन। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, उन्होंने क्या अपनी 112वीं रिपोर्ट अभी राज्यसभा में प्रेजेंट करी है। उसमें कुछ मेजर ऑब्जर्वेशन है और कुछ रिकमेंडेशन है जो कमेटी ने दी हैं, वो हम देख लेते हैं। उसी में से एक जो रिकमेंड मतलब ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो CBI का जो कन्विक्शन जो रेट है केसेस में वो नीचे आ रहा है। और क्या क्या इसमें दिए गए हैं, तो पहला देखें तो पर्सनल मैनेजमेंट के मामले में देखें तो ऑब्ज़र्व ये किया गया है कि भाई जो मैन पावर की जो शॉर्टेज है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि करीब 1500 IAS ऑफिसर्स की कमी है आज के समय। तो रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन ये है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है DOPT, उसको एक नोडल एजेंसी बना दिया जाए जो कि जो वैकेंसीज हैं इसको मॉनिटर करने के लिए। फिर इंटीग्रिटी, विजिलेंस और ट्रांसपेरेंसी एंड सर्विस मैटर्स के मामले में देखें तो बहुत ही हाई पेंडेंसी है जो स्कैट है, मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हो गया या फिर सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर्स हो गए, मतलब CBI हो गया, इनमें काफ़ी हाई पेंडेंसी है केसेस की। उसके अलावा जैसे हमें पता ही है, हम देख ही रहे हैं टॉपिक जो है कि जो केसेस जो है मतलब जो कन्विक्शन जो है CBI का केसेस में वो डिक्लाइन हुआ है, जैसे कि 743 था 2012 में, अब वो 2021 में आते थे 202 रह गया है, ठीक है। तो कन्विक्शन रेट काफ़ी नीचे है। इसके लिए क्या रिकमेंडेशन दी गई है कि जो वेकेंट पोस्ट हैं उसको फिल किया जाए, ठीक है, जो कैट में या फिर CBO में या CBI में वो फिल की जानी चाहिए। उसके अलावा एक केस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए जिससे कि जो पेंडेंसी केसेस हैं उसको ट्रैक किया जा सके। जर्नल कंसेंट के मामले में देखें तो 9 स्टेट्स ने अभी तक क्या कर रखा है, जो जर्नल कंसेंट है CBI को वो विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होती है। जर्नल कंसेंट क्या होता है कि जो CBI जो है मतलब हर स्टेट क्या करती है, या तो मतलब अगर जनरल कंसेंट दे देती है CBI को, तो CBI को परमिशन नहीं लेनी पड़ती स्टेट गवर्नमेंट से किसी भी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो सीधे जाके अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर जनरल कंसेंट नहीं है तो हर बार उनको क्या करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए।
तो 9 स्टेट्स ने अभी तक क्या कर रखा है, जनरल कंसेंट ले रखा है सीबीआई से। तो इसके लिए रिकमेंडेशन क्या है, तो रिकमेंडेशन यही है कि भाई जो स्टेट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए, और मतलब हो सके तो अलाउ ही करना चाहिए जनरल कंसेंट को, क्योंकि ये ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के मामले में। तो रिक्रूटमेंट के मामले में देखें तो कोई भी मतलब अभी तक प्रोविज़न नहीं है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का फॉर द कैंडिडेट्स अबव रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। ठीक है, तो सब इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए किसी भी तरह के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रोविज़न नहीं है। तो रिकमेंडेशन ये है कि ये प्रोविज़न जो है प्रोवाइड किया जाए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का फॉर द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर या फिर डीएसपी के लिए। तो दूसरा टॉपिक जो है वो है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022। तो क्या हुआ है कि स्मार्ट सिटी मिशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है, उसने प्लेटिनम आइकन अवार्ड जो है वो जीता है इन डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022। ठीक है, ये जो डिजिटल इंडिया अवार्ड्स होते हैं ये किस लिए किए जाते हैं, टू ऑनर द इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन। तो जो मतलब जो इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन है उसको ऑनर करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि जो गवर्नमेंट का जो विज़न है डिजिटल इंडिया का उसको रियलाइज़ किया जा सके। कंडक्ट इसके द्वारा किया जाता है ये NIC मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जो अवार्ड है वो किसके लिए दिया जाता है, फॉर डाटा स्मार्ट सिटीज़। ठीक है, डाटा स्मार्ट सिटीज़ का मतलब जो कि डाटा जिसमें प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, मॉनिटर किया जाए। ठीक है, वो फिर जो डाटा स्मार्ट सिटीज़ जो इनिशिएटिव है वो किसके अंडर लॉन्च किया गया था, अंडर द नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। जो नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन है उसके अंडर एक इनिशिएटिव था डाटा स्मार्ट सिटीज़, तो ये उसके अंदर लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था कि जो डाटा है, जो डाटा की जो पावर है उसको हार्नेस किया जाए फॉर द बेटर गवर्नेंस, मतलब और ज़्यादा अच्छे गवर्नेंस के लिए डाटा को यूज़ किया जा सके इन इंडियाज़ 100 स्मार्ट सिटीज़। मतलब जो 100 स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें डाटा को यूज़ करके और ज़्यादा बेहतर तरीके से गवर्नेंस प्रोवाइड की जा सके। ये क्या, ये 3 प्रोलॉन्ग अप्रोच यूज़ करता है फॉर ऑफ पीपल, प्रोसेस और प्लेटफॉर्म की। ठीक है, और जो क्या करता है, इम्बाइब द कल्चर ऑफ डाटा अवेयरनेस एंड डाटा यूज इन सिटी फंक्शन, मतलब डाटा का जो है रोल उसको और ज़्यादा बढ़ावा देता है इन द गवर्नेंस। बेनिफिट क्या है इसका, तो पहला तो ये है कि ये क्या करेगा, जो सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको हेल्प करेगा और अच्छी पॉलिसीज़ बनाने के लिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो एफिशिएंसी है सर्विस डिलीवरी की वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। फिर उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, जैसे कि सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो गई। फिर इससे क्या होगा, प्रमोशन ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च ऑन सिविक इश्यूज़, तो ये रिसर्च मतलब कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो इन्हेंस होगी, जिससे जिससे कि हम मतलब जैसे कि जो डाटा जो अवेलेबल होगा तो उससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। इनिशिएटिव्स क्या-क्या लिए गए हैं इसको प्रमोट करने के लिए, तो जैसे कि स्मार्ट सिटीज़ ऑन ओपन डाटा पोर्टल ये मतलब बनाया गया, जिससे कि क्या हो सके, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिस पे कि जो डाटा है सिटीज़ का वो शेयर किया जा सकता है। फिर इंडिया अर्बन डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ डाटा, तो ये है। उसके अलावा असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिवेबल इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया, तो ये एक इनिशिएटिव है। ठीक है, अच्छा, जो डाटा गवर्नेंस है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो वही है कि जो डाटा वो क्या हो, इंटीग्रिटी हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी, ऑडिटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप, चेक्स एंड बैलेंस, स्टैंडर्डाइजेशन, चेंज मैनेजमेंट, तो ये सब क्या है, वो प्रिंसिपल्स हैं। अगला जो टॉपिक है वो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो न्यूज़ में क्यों है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ने क्या किया, 50 साल पूरे किए हैं अभी। ठीक है, उसकी 50th एनिवर्सरी थी उसके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की। तो उसमें क्या किया है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने ये बोला है कि जो गवर्नमेंट है उसको 8 पिलर पे वर्क करना चाहिए फॉर द नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट। कौन कौन से वो 8 पिलर हैं, पीस, पावर, टूरिज्म, 5G कनेक्टिविटी, कल्चर, नेचुरल फार्मिंग, स्पोर्ट्स, पोटेंशियल। तो इन सब पे क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। फिर पीएम ने क्या इनॉग्रेट किया गृह प्रवेश प्रोग्राम को इन त्रिपुरा, जिसमें क्या था कि जो 2 लाख बेनिफिशियरी जो थे प्रधानमंत्री आवास योजना, मतलब बोथ अर्बन और रूरल, उनको घर दिए गए थे, तो उसका गृह प्रवेश प्रोग्राम पीएम ने इनॉग्रेट किया था त्रिपुरा में। उसके अलावा दूसरे जो इनिशिएटिव जो हैं नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए वो क्या क्या हैं, तो जैसे कि एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी जो है ये आ जाती है। उसके अलावा पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, मतलब पीएम डिवाइन,
जो स्कीम है ये किसके लिए है? इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए नॉर्थ ईस्ट में। फिर ढोला सादिया ब्रिज जो बनाया जा रहा है, कंट्री का जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है ओवर द लोहित रिवर इन आसाम। तो आसाम में लोहित रिवर के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है ढोला सादिया ब्रिज, ये हो गया। उसके अलावा इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, और उसके अलावा अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट। तो जो IMT जो मतलब इंडियन म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ये क्या है? ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से होते हुए म्यांमार और थाईलैंड के लिए क्या 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 बनाया जा रहा है? हाईवे बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट क्या है? ये क्या है? जो बांग्लादेश का जो अखौरा जो स्टेशन है और जो अगरतला है उसको रेल के थ्रू जोड़ा जा सके। अच्छा, जो नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल जो है वो क्या है? वो 1972 में स्टेबलाइज की गई थी एज अ नोडल एजेंसी फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन का। और ये किसके अंडर आती है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ NER, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और इसमें जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं वो क्या है? इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। मतलब अगर बात करें चेयरमैन कौन है इस काउंसिल का, तो वो यूनियन होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री। उसके अलावा जो जो NEC के जो अचीवमेंट की बात करें हम, अगर लास्ट 8 ईयर्स में, तो 74% रिडक्शन हुआ है इंसर्जेंसी के इंसिडेंट में, और 60% रिडक्शन हुआ है इंसिडेंट ऑफ अटैक्स ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस। तो अचीवमेंट है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के। अब अगला जो टॉपिक है वो है महाराष्ट्र कर्नाटका इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। तो क्या है कि हमें पता है, ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में क्या है, एक स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है ओवर द बेलगांव, या फिर बेलागावी भी बोलते हैं उसको। तो ये हुआ कहाँ से? तो ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है बिटवीन द टू स्टेट, इसका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन कहाँ पे है? वो ओरिजिन है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। जिसने क्या किया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को क्या किया गया था? डिवाइड, मतलब रीऑर्गेनाइज किया गया था एक तरीके से। तो 1960 में अपने क्रिएशन के बाद ही क्या हुआ? महाराष्ट्र क्या कर रहा है? ये डिमांड कर रहा है कि जो 865 विलेजेस जो हैं 5 डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका की में, बेलागावी, कारवार, विजयपुरा, कालाबुर्गी एंड बिदार, जहाँ पे मराठी स्पीकिंग जो पीपल रह रहे हैं, उसको क्या वो कर रहा है? उसका वो क्लेम करता है महाराष्ट्र, ठीक है। 1963 में महाजन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सेंटर के द्वारा, जिसने क्या किया? जिसने जो है महाराष्ट्र का जो मतलब जो रिपोर्ट ने क्या किया, वो जो महाराष्ट्र का जो क्लेम था बेलागावी या फिर बेलगांव के ऊपर, उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और उन्होंने रिकमेंड किया कि मतलब कुछ विलेजेस जो हैं वो महाराष्ट्र और कर्नाटका को रिकमेंड, मतलब उनको ट्रांसफ़र करने का भी रिकमेंडेशन दी। मतलब मेन बात ये रही उस महाजन कमीशन की कि उसने महाराष्ट्र का जो क्लेम था बेलगांव के ऊपर उसको रिजेक्ट कर दिया। इस रिपोर्ट को जो है महाराष्ट्र ने रिजेक्ट कर दिया, और महाराष्ट्र ने क्या किया? चैलेंज किया स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को अंडर आर्टिकल 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आर्टिकल 131 जो है, जो कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, उसके अंतर्गत महाराष्ट्र ने इसको चैलेंज किया, इस एक्ट को। और जो कर्नाटका है वो क्या कर रहा है? वो आर्टिकल 3 का हवाला देता है कि भाई जो आर्टिकल 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सिर्फ पार्लियामेंट को ही ये पावर है कि वो बॉर्डर डिसाइड कर सके, ठीक है। और अगर हाल फिलहाल करंट सिचुएशन की बात करें, तो जो बेलगांव है या फिर बेलागावी है वो करंटली जो है कर्नाटका का ही पार्ट है। उसके अलावा जो डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज है वो रिजल्टेड इन इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स। मतलब ये जो बाउंड्रीज का जो चक्कर है, इसके वजह से क्या हुआ है? जो इंटर स्टेट जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो करीब करीब 11 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में चल रहे हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में, जो यूटी ऑफ लद्दाख है और हिमाचल प्रदेश है उनके बीच में, ठीक है। इसके अलावा सेंटर का स्टैंड क्या है? तो सेंटर का स्टैंड ये है कि ऐसे जो डिस्प्यूट्स हैं इनको सिर्फ कोऑपरेशन के थ्रू ही मतलब सुलझाया जा सकता है, जिसमें कि जो सेंटर है वो सिर्फ फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। और क्या किया जा सके? एक सेटलमेंट मतलब जो है इनका डिस्प्यूट्स का हो थ्रू कोऑपरेशन, ये सेंटर का जो है स्टैंड है। आखिरी जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है प्रॉबिटी पोर्टल। तो अभी क्या हुआ है, जो DOPT है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उन्होंने क्या है रिवैम्प्ड प्रॉबिटी पोर्टल, मतलब प्रॉबिटी पोर्टल तो पहले से ही था, उसको और ज़्यादा अच्छे से रिवैम्प करके क्या किया है, सॉरी, तो हाँ, तो क्या किया है, उसको दोबारा से लॉन्च किया है। अच्छा, प्रॉबिटी क्या होती है? तो हम पता ही है, एथिक्स GS पेपर 4 में हम पढ़ते हैं इसको।
तो प्रोबिटी क्या है? इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारे क्या होना चाहिए? मोरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, जैसे कि ऑनेस्टी, अपराइटनेस, ट्रांसपेरेंसी, इनकरप्टेबिलिटी एंड स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दैम। ठीक है, तो ये बहुत ही हाई मॉरल स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल्स होने चाहिए और उसको तुम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं कि प्रोबिटी है। जो प्रोबिटी पोर्टल जो है वो 2017 में लॉन्च किया गया था, और ये क्या करता है? ये डाटा कैप्चर करता है फ्रॉम ऑल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, और जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है ऑटोनॉमस और पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनसे किसके लिए, मतलब किस रेस्पेक्ट में? तो नंबर ऑफ केसेस जो पेंडिंग है उनके मामले में, या फिर जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोटेशनल ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, और जो नंबर ऑफ पेनल्टी या फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं उनके बारे में। और जो डीओपीटी, अच्छा, अब जो डीओपीटी ने क्या किया है, इसको कम्प्लीटली रिवैम्प कर दिया है इस पोर्टल को, और इसमें क्या कर दिया है, और ज़्यादा जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उसको ऐड कर दिया गया है, जिससे कि जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। तो हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है पूरा इसमें कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशंस देखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद। और